हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे वीर सपूत की जो कि गढ़े तो गए थे मध्य प्रदेश की माटी से, पर उन्होंने पूरे देश का गौरव बढ़ाया और ऐसे देशभक्त थे जिनका जाति और धर्म सिर्फ देशभक्ति थी और उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में अपना जीवन देश के नाम कर दिया। उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। अगर हम इनके जीवन के बारे में गहराई से पढ़ें तो इनका जीवन काफ़ी दिलचस्प था। उसमें काफ़ी रोमांचक मोड़ थे। किस तरह से ये भेष बदलते हुए इस शहर से उस शहर देशभक्ति करते हुए और क्रांतियां करते हुए भटक रहे थे और लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे थे। परंतु सिविल सर्विस एग्ज़ाम की मांग को देखते हुए हमें सिर्फ उन तथ्यों को पढ़ना है जो कि आपके परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो मैंने पूरी कोशिश की है इसमें शामिल करने की। वैसे बहुत अच्छा होगा अगर आप इनके बारे में विस्तार से पढ़िए, निश्चय ही आपको प्रेरणा मिलेगा और कुछ रोमांच का भी अनुभव होगा इनके जीवन को पढ़ने के बाद। तो इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा ग्राम में हुआ था। इनका जो नाम था वह था चंद्रशेखर तिवारी, जो आगे चलकर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बावरा में हुई थी, परंतु उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत पाठशाला वाराणसी में गए और वहाँ पे ये गांधी जी के उस समय चल रहे असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रभावित होते हैं और छोटी सी ही उम्र में मात्र 14 से 15 वर्ष की आयु में वे इस देश के आंदोलन में, इस आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो जिसके लिए उन्हें सज़ा मिलती है और मात्र 15 वर्ष में इन्हें 15 बेतों की सजा मिलती है और हर बार हर बेत को खाते हुए भारत माता की जय करते हुए हंस हंस कर ये बेतों को सहते रहते हैं, उस मार को ये सहते हैं। सजा मुकर्रर करते समय जब मजिस्ट्रेट ने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और अपना ठिकाना जेल बताया। तो आप सोच सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि एक 15 वर्ष के बालक के अंदर कितनी बड़ी देशभक्ति, उसमें जो ज्वाला थी वो धधक रही थी कि वो इतने उनके उच्च विचार उस समय थे। लेकिन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनको बुरी तरह से झकझोर दिया था। उनकी कहीं ना कहीं आस्था शांतिवादी और अहिंसात्मक जो राजनीति चल रही थी उससे उठ गई थी। उनको समझ में ये आ रहा था कि आज़ादी अब हमें बंदूक के दम पे ही मिलेगी, आज़ादी के लिए अब हमें हाथ नहीं फैलाना है। दूसरी तरफ जब गांधी जी ने 1922 में आप देखेंगे चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो वहां पर आज़ाद जी को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने समझ लिया था कि अब मेरा रास्ता क्रांति ही है। उस समय काशी क्रांतिकारियों का एक बड़ा गढ़ था और वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद बड़े बड़े क्रांतिकारियों के संपर्क में आते हैं, जिसमें मनमनाथ गुप्त तथा प्रवेश चटर्जी प्रमुख हैं और इसी के साथ वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा बन जाते हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को, क्रांतिकारी घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। अगर हम उन क्रांतियों की बात करें जिसमें ये शामिल थे तो उन बड़ी क्रांतियों में से सबसे बड़ा अगर जो नाम सामने आएगा वह है काकोरी डकैती कांड, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिरी, अशफाक उल्लाह खान जैसे देशभक्त शामिल थे और बाद में अंग्रेजों ने इन देशभक्तों को फांसी पे चढ़ा दिया था। लेकिन आज़ाद बच निकले थे और पूरे देश में क्रांति की ज्वाला धधकाने में लगे हुए थे और पुलिस बिल्कुल इनके पीछे पड़ी हुई थी कि किसी तरह से भी ये उनके हाथ लग जाएं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो वरिष्ठ और कह सकते जो महत्वपूर्ण सदस्य थे उनको खोने के बाद इन्होंने इसका पुनः निर्माण किया और इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के नाम से इसे पुनः गठित किया। इस संगठन से बड़े बड़े देशभक्त जैसे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, ये लोग सब शामिल थे और ये लोग जा करके दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में मिलते हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसमें कि असेंबली बम कांड था, सॉन्डर्स की हत्या करना था, क्योंकि साइमन का विरोध करते समय आपको पता है कि लाला लाजपत राय को किस तरह से लाठी से मारा गया और वह चोट उनको फाइनली जिसके कारण इनका देहांत हो जाता है। तो इस सब चीज़ की बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी। इनके संगठन का जो पैम्फलेट था उसका नाम था द रेवोल्यूशनरी, जिसमें ये क्रांति का प्रचार प्रसार करते थे। बाद में आप देखेंगे कि राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई, तो इन्होंने पूरा प्रयास किया उन्हें छुड़ाने के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। यह पूरे देश में वेश बदल करके घूमते रहे। कई बार ये पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध थे।
तो कभी ये बलराज नाम से घूमते रहे, लेकिन इनका जो सबसे प्रसिद्ध नाम था, जो इनको सबसे प्रिय था, वो नाम उनका आज़ाद था। इसी क्रम में 27 जुलाई 1931 को वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया जब वे इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में अपने सहयोगी के साथ कुछ योजना बनाना चाह रहे थे, लेकिन किसी गद्दार ने पुलिस तक ये खबर पहुंचा दी कि चंद्रशेखर आज़ाद वहां उपस्थित हैं और हज़ारों सैनिकों ने इन्हें घेरा डाल लिया और इन्होंने वीरतापूर्वक लगभग 20 मिनट तक लड़ते रहे। लेकिन जब उन्हें समझ में आ गया था कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकते और पुलिस उन्हें आत्मसमर्पण करने को बोल रही थी, पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का मान रखते हुए अपने रिवॉल्वर की जो अंतिम गोली थी अपने सर पे मार ली और इस तरह से वे देश के लिए शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बाद अंग्रेजों ने चुपचाप उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। जब यह बात आम लोगों को पता चली तो लोग सड़कों पे उतर आए और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी जान दे दी थी, शहीद हो गए थे, उस पेड़ के नीचे पूजा पाठ होने लगा, लोग फूल चढ़ाने लगे, इस तरह से अपना आभार, अपना प्रेम व्यक्त करने लगे। तो अंग्रेजों ने उस पेड़ को भी कटवा दिया। आज वह पार्क चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रयागराज में है। तो इस तरह से मैंने इस महान सपूत, इस महान शहीद की गाथा कुछ शब्दों में संपूर्ण करने की, पूरा करने की कोशिश की है। हालांकि यह कोशिश कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उनके बारे में इतने सारे आलेख हैं, इतनी कहानियां हैं, इतने ज़्यादा उनकी वीरता के संबंधित संस्मरण है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि एक छोटे से वीडियो में मैं उसे संपूर्ण कर दूं, पूरा कर दूं। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा की मांग को देखते हुए क्वेश्चन किस तरह से आपको आ सकता है, मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। वीडियो में आपको क्या पसंद आया या क्या बुरा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार ज़रूर साझा करिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।